तो कैसे हैं बच्चों आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों साइंस के बायोलॉजी को लेकर फिर से आ गए हैं, जिसमें चल रहा है आप लोग का पहला चैप्टर जय प्रक्रम, जिसमें हम आज आपको तीसरे क्लास में बताने वाले हैं जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार क्विक रिवीजन करूंगा। आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और पुराने पिछले जो 2 वीडियो है उससे संबंधित मैं शुरू से क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा। आप बैठे बैठे जहां से भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं वहीं से आप मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि वे सारी क्रियाएं जिसमें जीवों के जीवन सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, जय प्रक्रम कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको उसी के साथ ये भी पूछा था कि जय प्रक्रम के लिए हर वो कार्य इंपॉर्टेंट है, वो हर कार्य उसके क्षेत्र में आएगा जो जीवों के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा, पोषण, भोजन ग्रहण करने की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी। और मैं भोजन के लिए सबसे पहले आपको खाद्य संसाधन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वे सारे पदार्थ जिसको जीव भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो खाद्य संसाधन है। खाद्य संसाधन के 2 रूप हैं, एक है रुक्षांश और दूसरा है पोषण, जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, ऐसे भोजन को रुक्षांश कहते हैं। और वैसा भोजन जिसमें ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसे हम पोषण कहते हैं। फिर पोषण की कहानी तो शुरू हुई हो गई और उसके बाद हम अभी तक बने हैं। मैंने आपको पोषण में बताया कि पोषण 2 प्रकार के हैं, स्वपोषण, परपोषण। फिर परपोषण में भी मैंने आपको बताया कितने प्रकार के परपोषण है, जरा जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। अब फिर प्राणी संपोषण में आया, फिर प्राणी संपोषण के चरण को आपके बीच मैंने कल के सेकंड क्लास में पूरा का पूरा प्राणी संपोषण के जो चरण है उसको मैंने पूरी तरह से एनालिसिस किया आपके बीच। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि प्राणी संपोषण के कितने चरण हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज आपका तीसरा क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आ गया हूं आपके बीच लेके, मैंने आपको दिया भी है कि जो जीव अपने दैनिक जीवन में जो क्रिया करते हैं उस क्रिया को कहा जाता है उपापचयी क्रियाओं। और उपापचयी क्रियाओं के लिए आप अपने दैनिक जीवन में क्या कहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता भी है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत यानी कि पोषक पदार्थ की सबसे अधिक जरूरत किसको होती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत आपके पूरे शरीर में दिमाग को ऊर्जा की जरूरत होती है, मस्तिष्क को ऊर्जा की जरूरत होती है। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए या टीचर प्रोफेसर के लिए या वो सारे व्यक्ति जो फिजिकली से ज्यादा मेंटली वर्क कर रहे हैं उनको ऊर्जा की सबसे अधिक जरूरत होती है, क्योंकि ऊर्जा की सबसे ज्यादा खपत मस्तिष्क को पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उपापचयी क्रिया में पढ़ाई जो कर रहे हो ये भी आपके उपापचयी क्रिया से संबंधित है। आप टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस क्रिया को करने के लिए आपको आपके शरीर को ऊर्जा की, आपके शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा की पूर्ति किसके माध्यम से होता है, तो उस ऊर्जा की पूर्ति पोषक तत्वों के माध्यम से होता है। इसी बातों को मैंने आपको लिखाया है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जो जीव होते हैं ना, वो जीव भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको जो दैनिक जीवन में जो उसकी उपापचयी क्रिया है उसके संचालन के लिए आपको मैं बताऊं कि जो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति है वो, और शरीर में जो आप वृद्धि विकास करते हैं या आप जब एज के हिसाब से जब लोग आगे उम्र जिसका बढ़ता है तो कोशिकाओं के सेल भी डैमेज होते हैं या किसी कारण से जो है कि सेल डैमेज होता है, आपको एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए तो भी आपके जो सेल हैं वो टूट फूट जाते हैं। उस सेलों की मरम्मत के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए जीवों को भोजन
ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। वह उसमें भी कैसा भोजन, तो ऊर्जा युक्त भोजन होनी चाहिए, यानी पोषक पदार्थ युक्त भोजन को वो ग्रहण करने की जो क्रिया है, ये क्रियाएं उसके शरीर की वृद्धि विकास के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और उपापचयी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चों, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आप भोजन ग्रहण न करें तो क्या आप पढ़ पाएंगे? बोलिए, पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि शरीर में एनर्जी रहेगी तो ही आप किसी काम को कर पाएंगे। उसमें ये पढ़ाई करना कोई आसान सा काम नहीं है। वैसे कोई भी काम करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए हमने आपको बोला है क्वेश्चन के लिए कि जीवों के लिए पोषण, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, यानी ऊर्जा युक्त पोषक पदार्थ जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए अनिवार्य है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों भाई, क्यों अनिवार्य है? तो आप क्या बोलेंगे? आप अपने तरीके से आंसर बोलिए, आप इसके आंसर के हिसाब से नहीं। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, क्वेश्चन आंसर नहीं। मैंने आपको बताया कि भाई जीवों को जीने के लिए या उसके जीवन को संरक्षित रखने के लिए या जीवों के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, उपापचयी क्रियाओं के लिए, शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भोजन के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि जीवों को पोषण अनिवार्य है, जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। तो अब आइए दोस्तों, आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। तो अब मैं आपको लेकर आगे की ओर बढ़ता हूं और क्वेश्चन है आपके बीच, क्वेश्चन है मेरे बच्चों आपके बीच कि कोई वस्तु सजीव है, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई जीव सजीव है, यानी कि दो तरह के जीव, या तो वो सजीव होंगे नहीं तो निर्जीव होंगे। तो यदि कोई जीव सजीव है तो इसके सजीव होने का क्या प्रमाण होगा? पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे ये कि कोई वस्तु यदि सजीव है, कोई जीव यदि सजीव है तो उसके लिए क्या मापदंड होगा? इसी से संबंधित है कि जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली आधारभूत क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक है, ये निम्नलिखित है। जीवन के लिए आवश्यक है, ये क्या है? निम्नलिखित है। सबसे पहला, यदि सजीव होंगे तो वो ऊर्जा युक्त पोषण ग्रहण करेंगे, यानी कि उसमें पोषण की क्रिया होगी, उसमें श्वसन की क्रिया होगी। यदि जीव सजीव होंगे तो वो जीव जरूर वृद्धि करेगा। और तो और मैं आपको बताऊं कि पदार्थों का परिवहन होगा उसमें, यानी कि पदार्थों का परिवहन मैं आपको बताऊंगा। आपके बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है वो परिवहन ही है। जैसे कि आप भोजन को मुख से ग्रहण करते हैं और वो भोजन मुख से ग्रहण होकर ग्रासनली ग्रसनी होते आमाशय में पहुंचती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। भोजन यानी पदार्थ आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत होते हुए मलाशय मल द्वार या गुद्दा द्वार के रास्ते से उस भोजन को आप बाहर मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो रहा है? भोजन के रूप में पदार्थों का यहां परिवहन हो रहा है। यदि सजीव होंगे तो उसमें पदार्थों का भी परिवहन होगा, सजीव होंगे तो उसमें पदार्थों का भी क्या होगा? परिवहन होगा। और इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि पदार्थों का वो आदान प्रदान भी करेंगे। जैसे हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, उसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करते हैं। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का आदान और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदान। यदि सजीव होंगे तो उसमें पदार्थों का आदान प्रदान भी होना निश्चित है। उसमें उत्तेजनशीलता आएगी, यानी कि उसमें सेक्सुअल प्रेजेंटेशन भी होगा। वो जीव जो है जनन के माध्यम से अपने ही जैसे संतानों की भी उत्पत्ति करेंगे, यानी कि आपको मैं बताऊं कि ये उत्सर्जन की भी क्रिया करेंगे। जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जीवों में, हरे पेड़ पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जैसे जीवों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है मल मूत्र, जैसे हरे पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बनता है रेजिन, जैसे लैटेक्स बनते हैं, जिसको हरे पेड़ पौधे अपने पुष्प पत्तियों में भेज देती है, जिसके कारण हरी पत्तियां
देखते देखते पीली होने लगती है, वो उसके छालों में भेजती है और साल में एक बार हरे पेड़ पौधे भी उत्सर्जित पदार्थ को पत्ती के माध्यम से, छाल के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं और इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे भी उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। यानी कि कोई जीव सजीव है तो उसमें ये सारे गुण सम्मिलित होंगे। एक बार मैं फिर से इस मापदंड की चर्चा करता हूं। मैंने आपको बोला है कि कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई जीव यदि सजीव है तो इसके मापदंड के लिए निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले उसमें पोषण की क्रिया होगी, श्वसन की क्रिया होगी, वो जीव वृद्धि करेगा, पदार्थों का उसमें परिवहन की क्रिया होगी और तो और पदार्थों का उसमें क्या होगा बच्चों? आदान प्रदान होगा, उसमें उत्तेजनशीलता होगी और वो उत्सर्जन की भी क्रिया करेंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको जो समझाया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देंगे। आइए दोस्तों, तो मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन बताऊं। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इससे पहले बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके सामने ले आया हूं स्क्रीन पे कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखें। इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण, मुख्य कितने लक्षण लिखने हैं? 4 लक्षण। तो मैं आपको इससे पहले सजीव होने के मापदंड दिया है, उसमें से कोई भी 4 लक्षण लिख सकते हैं। तो मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है जो आपके सामने में दे दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उसमें चालन होगी या तो गति होगी। जैसे जीव जंतु चलता है तो चालन की क्रिया है उसमें, लेकिन पेड़ पौधे तो भाई चलते नहीं है, तो उसमें चलने की जगह पे क्या होती है? वो गति करती है, वो ग्रोथ करती है, वो वृद्धि करती है कि नहीं? यानी कि इस प्रकार से आप बोल सकते हैं चालन या गति। दूसरा है क्या? श्वसन। तो हम जीव जंतु श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि हरे पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में क्या कर रहे हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु ये सारे ही क्या है भाई? तो ये सजीव होने के लक्षण को प्रदर्शित कर रहे हैं। जीवों में सजीव होने के प्रमुख लक्षण में आता है प्रजनन, यानी कि जो जीव सजीव होंगे वो अपने ही जैसे जीवों को वो जन्म देंगे, अपने ही जैसे संतानों को जन्म देंगे। या वो मान लीजिए गाय है तो गाय के जैसे बच्चे जन्म होंगे, प्रजनन की क्रिया होगी। भैंस है तो भैंस के जैसे बच्चे जन्म होंगे, इंसान है तो इंसान के जैसे। और अगर पेड़ पौधे हैं, अगर वो मान लीजिए कि केला का पेड़ है तो देखिएगा उसमें कायिक परिवर्तन होता है, जड़ से नए केला के ही पेड़ जन्म लेते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सजीव होने के एक प्रमुख लक्षण आता है जिसमें प्रजनन भी है और तो और उसमें उत्सर्जन भी होगा, वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण हैं: चालन या गति, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन। तो दोस्तों आप इसको याद करके रखिएगा। फिर हम चलते हैं नई टॉपिक में, छोटी आंत के रूप में मिलेगा और ये काफी महत्वपूर्ण है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए, तो इसी के साथ हम आपको सजीव होने के लक्षण के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है कि छोटी आंत, मनुष्य के छोटी आंत, ठीक है, मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई, ठीक है, ओके, तथा उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ठीक ना। ये लंबाई से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ चुका है। बोर्ड मॉडल प्लस दे रहे हैं, मतलब ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको बताऊं, एक शब्द में याद रखिएगा, मनुष्य के छोटी आंत की जो लंबाई है, मनुष्य के छोटी आंत की जो लंबाई है दोस्तों, मीटर में पूछे तो 6 मीटर होगी। कितनी मीटर? 6 मीटर। अगर फीट में पूछ दे तो 22 फीट होगी। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी? 6 मीटर। और फीट में बात किया जाए तो 22 फीट। आप देख रहे हैं इसमें 2 तरह के आंत हैं, एक स्मॉल इंस्टेटाइन है और एक लार्ज इंस्टेटाइन है। तो सर दोनों में अंतर का हमको तो एक साथ लग रहा है कि अतरी पचौनी की तरह दिखाई दे रहा है। सर एक साथ दिखाई दे रहा है भाई, ये एक साथ दिखाई दे रहा है, मानता हूं, लेकिन इसमें जो मोटा वाला देख रहे हो ना, मोटी वाली नलिका, ये मात्र 6 फीट की होती है, 6 फीट की होती है। ये बड़ी आंत है,
ये जो देख रहे हो ना मोटे वाले भाग को देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ मोटे वाले भाग को देख रहे हैं, ये मोटे वाले जो भाग हैं ये है बड़ी आंत। इसको बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये छोटी आंत से मोटी होती है, और छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बड़ी आंत से पतली होती है छोटी आंत। मात्र इसकी जो मोटाई है वो यानी मोटाई है यानी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है, मात्र इतनी पतली सी नली है। अब देख रहे हो, लेकिन ये नली ये पूरे में फैली हुई है, ये छोटी आंत की नली इस पूरे में फैली हुई है। आपके स्टोमक के सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये छोटी आंत का। 22 फीट लंबी है ये। कितनी फीट? 22 फीट लंबी है। और कितना मीटर में बात करेंगे तो 6 मीटर लंबी नली है, एक पतली सी नली है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से मैंने बोला कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर यानी 22 फीट तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके जो हैं बोर्ड मॉडल है, ये हमेशा आप दिमाग में रखेंगे। अब तो और मैं एक और बात बताऊं कि ये इसी छोटी आंत में बुआ भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है, यानी भोजन का पाचन सबसे अधिक किसमें होता है? छोटी आंत में। पूछता है ये भी यानी कि इसमें सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। अधिक किसका पाचन होगा? भोजन का पाचन। ठीक है, भोजन का पाचन होता है। ठीक ना? तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है बोर्ड मॉडल। ये क्वेश्चन भी आपका मेरे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल है। पूछ देगा आपके एग्जाम में कि भोजन का सबसे अधिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? सबसे अधिक भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में। मैं दो क्वेश्चन आपको अभी बोर्ड मॉडल दिया हूं, खतरनाक टाइप का बोर्ड मॉडल जो बार बार आपके एग्जाम के बोर्ड में जो है सुर्खियों में रहता है। दोस्तों पूछ देगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6 मीटर। या पूछ दे फीट में तो कितना है? 22 फीट। पूछ देगा कि आहार नाल की सबसे बड़ी रचना या सबसे लंबी रचना कौन सी है? तो आहार नाल की सबसे बड़ी रचना कौन है? छोटी आंत। नाम है छोटी आंत, छोटी, लेकिन लंबाई में है सबसे बड़ी। क्लियर? तो अब आइए मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला कि छोटी आंत आहार नाल की सबसे बड़ी रचना है। दूसरी क्वेश्चन, तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भोजन का सबसे अधिक पाचन किसमें होता है? आहार नाल के किस भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भोजन का सबसे अधिक पाचन आहार नाल के छोटी आंत में होता है। आहार नाल के छोटी आंत में होता है। याद रखेंगे, एकदम 100% क्लियर है। यानी कि मैंने आपको बोला मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर यानी 22 फीट और चौड़ाई है इसका 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत आहार नाल की सबसे बड़ी रचना है। दूसरे नंबर में छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। और तो और मैंने आपको बोला है कि ये 3 भागों में बटे हुए हैं। छोटी आंत कितने भागों में बटे हुए हैं? 3 भाग में, जिसमें पहला भाग है इसका ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम एकदम दिमाग में सेट करके रखिए। और यदि आपको लग रहा है बच्चों कि आप इस प्रकार से पढ़ के अपने बोर्ड की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, तो ही आप हमसे एक बार जो है कि जरूर जुड़े। और मैं यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी मैं बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा। यदि आप ऑफलाइन बैच कहीं भी करते हैं, उसमें आपके सोने में यह सुहागा का काम करेगा और आपका रिजल्ट देखते ही देखते एक छोटे से गांव से, एक छोटे से कस्बे से, एक छोटे से शहर से एक बड़ा सा धमाका वाला रिजल्ट हम देंगे। अभी तो मैं आपको साइंस दे रहा हूं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे बैठे मैं ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए इसी तरीके से हम आपको जरूर आपके बीच जो है अलग अलग टीचरों को, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर को आपके बीच लाएंगे। इसीलिए अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, लाभकारी लग रहा है, तो दोस्तों आप इसको जरूर लाइक करें, कमेंट करें और फिर आप हमसे अगले क्लास में जरूर जुड़े।
हम आपका इंतजार करेंगे और हम आज ही के क्लास में जरूर आप लोग को जो है कि बोलेंगे कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और इस प्रकार से हमारे क्लास में जुड़े रहें। मुश्किलों से घबराएं नहीं, क्योंकि मुश्किलें, याद रखिएगा, इंसान के जिंदगी में मुश्किलें उसको मजबूत बनाने के लिए आती है और मुश्किलें इंसान को इतनी मजबूत कर देती है कि वो इंसान न कुछ होते हुए भी बहुत कुछ कर जाता है। इसीलिए मुश्किलें तो इंसान के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो, आगे बढ़ मेरे प्यारो, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर इसी उम्मीद के साथ और इसी जज्बे के साथ कल मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं। जय हिंद।